Hello dear students and viewers, you are welcome in this video. Dear viewers, आज के इस वीडियो से हम prepositions लर्न करना शुरू करते हैं। हम देखेंगे prepositions के यूज क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका कैसे यूज होता है और समझेंगे कि हर एक जो preposition है उसका मीनिंग क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन का और दूसरे शब्द समूह का एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं, यानी संबंध शो करते हैं। क्योंकि बिना रिलेशन शो किए हम किसी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर ही नहीं कर पाते। जब तक प्रीपोजिशंस बीच में यूज नहीं होगी अगर तो वहां पर हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होगा। हम किसी एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन शो करने के लिए ही प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं और ये अलग अलग प्रकार की होती है, सभी का मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो पहले हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि रिलेशन कैसे शो होता है। अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देख के आपके समझिए। तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि दी बुक्स आर ऑन द टेबल, देखिए जो ओन है ये बुक्स और टेबल का रिलेशन शो कर रही है। बुक्स टेबल पर हैं, देखिए टेबल के ऊपर बुक रखी हैं तो हम कहेंगे बुक्स टेबल पे हैं। ये तो ओन हमारा पे का यानी पर का रिलेशन जो है काम कर रहा है इंग्लिश में। तो ये हमारी प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशन शो कर रही है बुक्स को। अगर हम प्रीपोजिशन को यहां से बीच में से निकालते, अगर हम ये कहें द बुक्स आर द टेबल, तो देखिए ओन के निकलते ही हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। द बुक्स आर द टेबल, बुक्स टेबल है, ये कोई बात नहीं बनी और ना ही ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना। इसलिए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना जरूरी होता है। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए कि जो प्रीपोजिशन है वो रिलेशन शो करती है एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वस्तुओं से या आपस में रिलेशन उनका शो करती है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे है। देखिए अंडर, ये हमारा कुत्ते और टेबल का रिलेशन शो कर रहा है कि कुत्ता टेबल के नीचे है। अगर हम अंडर को हटा दें तो मीनिंग देख लीजिए क्या रहेगा, द डॉग इज द टेबल, हमारा सेंटेंस हो जाएगा कुत्ता टेबल है, और ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा और ये मीनिंगलेस रह जाएगा और ना ही ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन और हमारी कम्युनिकेशन स्किल को पूरी कर पाएगा। तो इसीलिए प्रीपोजिशंस का यूज सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इंग्लिश को अच्छे ढंग से सीखना है तो प्रीपोजिशंस का यूज भी सही प्रकार से सीखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस को सीखना। हम प्रेपोजिशन वन बाय वन सीखेंगे, हर का मीनिंग क्लियर करते चलेंगे। देखिए पहले हमारे पास बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है दो के बीच में। जब दो लोगों के बीच में बात हो, जैसे कि लिखा है जब कोई चीज दो लोगों या दो पार्टियों आदि में बंटनी हो। जब हमने कोई चीज दो लोगों के बीच में दिखानी हो या दो पार्टियों को, दो टीम्स के बीच में शो करनी हो या उनका बीच का रिलेशन शो करना हो किन्हीं दो चीजों का, तो हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड रामू। देखिए प्रॉपर्टी को मोनू और रामू के बीच में बांट दिया गया था। देखिए ये जो बिटवीन है इन दोनों के बीच का रिलेशन, मोनू और रामू के बीच में प्रॉपर्टी के बंटने का रिलेशन हुआ है। तभी हमने अगर प्रॉपर्टी दो लोगों के बीच में बटी है तो इसलिए बिटवीन वर्ड का, बिटवीन प्रीपोजिशन का हमने यूज किया है। ये दो, मोनू और रामू, यहाँ पे दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी बटी है तो बिटवीन वर्ड प्रीपोजिशन लगी है। नेक्स्ट है देयर वाज ए बिग रिवर बिटवीन द टू सिटीज। देखिए टू सिटीज की बात आई है, दो शहरों के बीच में नदी थी तो बिटवीन यूज हुआ। नेक्स्ट है मैक्स वाज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। मैक्स तुम्हारे और मेरे बीच में खड़ा था। देखिए यू एंड मी का बीच में, दो लोगों के बीच में मैक्स आ गया तो दो लोगों के बीच का जो है रिलेशन जो है बिटवीन के द्वारा शो किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रीपोजिशन है रिलेशन शो करती है। देयर इज नो क्वारल बिटवीन रीटा एंड मी। रीटा और मेरे बीच में कोई भी क्वारल या झगड़ा नहीं है। तो यहां पर भी बिटवीन रीटा और मी के बीच का रिलेशन शो कर रही है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिए, जब भी आपने
कभी दो व्यक्तियों के बीच में की कोई चीज बांटी जानी हो या किसी और तरह से कोई रिलेशन शो करना हो तो हम बिटवीन जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। जब हमने बीच की बात आए, भी दो लोगों के बीच में, दो समूहों के बीच में, दो देशों के बीच में, जब दो लोगों के बीच की बात आए तो हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रीपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स, ये है अमंग। अमंग कब यूज करते हैं? दो से अधिक के बीच में, जब बात दो या दो से अधिक लोगों या पार्टियों के बीच में हो, या कोई चीज दो से ज्यादा लोगों या एक समूह के अंदर बांटी जानी हो, तब हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लिया, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द 3 ब्रदर्स। देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है 3 भाइयों के बीच में बटी, तो इसका मतलब हमने अमंग प्रीपोजिशन यूज किया। अमंग द 3 ब्रदर्स, अमंग द 3 फ्रेंड्स, अमंग 4 फ्रेंड्स, अमंग 5 फ्रेंड्स, अमंग स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा के बीच में है, या कोई भी कार्य जब 2 से ज्यादा के बीच में है तो हम अमंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मनी वाज डिवाइडेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। पैसा सभी विद्यार्थियों के बीच में बटा था। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए अमंग यूज किया। अगर 2 स्टूडेंट्स की बात होती, अगर 2 स्टूडेंट्स लिखा होता तो बिटवीन आ जाता, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या 2 से ज्यादा है तो अमंग प्रीपोजिशन का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, मैजिशियन थ्रू द ट्रॉफीज अमंग द चिल्ड्रन। मैजिशियन ने ट्रॉफी बच्चों के बीच में फेंक दी। देखिए बच्चे 2 से ज्यादा थे या पूरी क्लास होगी तभी हमने अमंग प्रीपोजिशन का यूज किया है। अगर द 2 चिल्ड्रन आ जाए तब बिटवीन आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा है तो अमंग हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है देयर वाज नो वन अमंग देम टू हेल्प मी। अब यहाँ पर देम आया, देम का मतलब है यहाँ पे 2 से ज्यादा, क्योंकि हम अमंग यूज करेंगे तब इसका मतलब है कि लोग 2 से ज्यादा हैं ऑटोमेटिकली। तो देयर वाज नो वन अमंग देम टू हेल्प मी, उनके बीच में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रीपोजिशन की बिटवीन और अमंग के यूज को इस तरह समझेंगे और उनके यूज को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में या राइटिंग में यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन 3rd नंबर पे ओवर। ओवर के मतलब को समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ये और इसके अलग अलग यूज हैं। फिर जब एक चीज दूसरे के ऊपर डिस्टेंस या गैप में हो तब हम ओवर का के ऊपर के रूप में यूज करते हैं। जब एक चीज दूसरे के ऊपर हो लेकिन डिस्टेंस में हो, गैप में हो, किसी दूसरे के की जो है सरफेस को टच नहीं कर रही हो, तब हम ओवर का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। देखिए प्लेन मतलब है कि प्लेन शहर के ऊपर से ऊपर उड़ रहा था। देखिए टच में नहीं है, वो सिटी जो हमारा शहर है उसके ऊपर गैप में आकाश में किसी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसका मतलब है के ऊपर। ही पुल्ड हर व्हील ओवर हर फेस, उसने अपना घूंघट अपने चेहरे पर खींच लिया। देखिए डिस्टेंस, यहां पर भी घूंघट और चेहरे का डिस्टेंस रहेगा तो ओवर, इसलिए के ऊपर बोलेंगे। द फैन इज हैंगिंग ओवर आवर हेड्स, पंखा हमारे सिर के ऊपर टंगा है, यानी छत में लगा है, हमारे सिर और पंखे के बीच में गैप है। हम और तब यूज करेंगे क्योंकि हमारा पंखा हमारे सिर के ऊपर या सरफेस पे टच नहीं कर रहा, वो डिस्टेंस में हमारे सिर से ऊपर है, इसलिए ओवर का यूज किया जाएगा। द फैन इज हैंगिंग ओवर आवर हेड। नेक्स्ट है द ब्रिज इज मेड ओवर द रिवर, पुल नदी के ऊपर बना है। देखिए नदी के ऊपर से होकर गुजर रहा है, जो पुल है नदी के ऊपर से होकर गुजरा है, इसलिए हम कहेंगे द ब्रिज इज मेड ओवर द रिवर। नेक्स्ट मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स इसका, जब किसी चीज के पूरे पार्ट, एरिया या बॉडी को ढकना या कवर करना हो तब हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल देख लीजिए नीचे, आई स्प्रेड अ वाइट क्लॉथ ओवर द टेबल। देखिए यहां पर मैंने एक सफेद कपड़ा टेबल पर फैला दिया, पूरी टेबल को कवर करेगा, जो कपड़ा है पूरी टेबल के सरफेस को कवर करेगा, इसलिए हमने ओवर का यूज किया। ही पुल्ड शॉल ओवर हिज बॉडी, उसने शाल को अपने शरीर पर खींच लिया, यानी शॉल से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया, ढक लिया, इसलिए हम ओवर बोलेंगे, ओवर हर बॉडी।
दिस सीट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द फ्लोर। देखिए सीट को पूरे फर्श पर फैलाकर ढक दिया गया, इसलिए ओवर ऑल ओवर बोला गया, क्योंकि सीट जो है पूरे फर्श के एरिया को कवर कर रही है, इसलिए ओवर प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। ऐसे मामलों में सभी में प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सी द वाइट sheet of ice was spread over the land. The white sheet of ice, the white sheet of ice, बर्फ की सफेद जो सीट है वो स्प्रेड ओवर द लैंड, जो बर्फ की पूरी चादर है वो जमीन पर बिछी हुई थी, यानी बर्फ पूरी जमीन पर बिखरी हुई थी, इसलिए ओवर द लैंड बोला गया है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं सम अदर मीनिंग है। ओवर नाइट का मतलब होता है रात भर, थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना, ओवर देर का मतलब तो वहां पर, तो देखिए ओवर देवर का मतलब वहां पर जब किसी दूर रखी चीज की ओर इशारा किया जाए और उसे लाने के लिए चल के जाना पड़े, तब हम वहां उसका यूज ओवर देयर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब है कुल बिक्री, इसके साथ टर्न के साथ ओवर लगा है। ओवरटेक का मतलब होता है साथ होके आगे निकल जाना है, यानी जब हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, उसको पास करते हैं या उससे आगे निकलते हैं, तब हम ओवरटेक का यूज करते हैं। या हम दौड़ के किसी से आगे निकले तब हम ओवरटेक का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम है ओवर, टाइम लिमिट या पीरियड को समाप्त होना, इसका मतलब होता है ओवर का। 7th पॉइंट पे ओवर का मतलब अधिक यूज भी होता है, एज ए प्रीफिक्स भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं। वी स्टेड देयर ओवरनाइट, वहां पर हम सारी रात यानी रात भर ठहरे। आई डोंट वांट ओवरनाइट स्टे देयर, मैं वहां पर रात भर नहीं रुकना चाहता। वी मस्ट थिंक ओवर द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम पर सोचना चाहिए। थिंक ओवर मतलब होता है विचार करना। ऑल द बुक्स आर लाइंग ओवर देयर, सभी पुस्तकें वहां पड़ी हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वर्ड्स के साथ हम प्रेपोजिशन और प्रीपोजिशन लगाकर यूज करते हैं, और वहां पर उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे ओवरनाइट का मतलब रात भर, और थिंक ओवर मीन्स थिंक ओवर का मतलब होता है सोच विचार करना, और ओवर देयर का मतलब जैसे वहां पर। कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास इसी के। सी इज स्टैंडिंग ओवर देयर, वो वहां पर खड़ी है, यानी किसी डिस्टेंस पे खड़ी है जिसके लिए हमें उसके पास चल के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज द एनुअल टर्नओवर ऑफ योर फर्म, आपकी फर्म का एनुअल टर्नओवर यानी कुल बिक्री कितनी है। बी केयरफुल व्हाइल यू ओवरटेक सम अदर व्हीकल, जब किसी व्हीकल को आप ओवरटेक करते यानी पास होकर उससे आगे निकलते हैं, तब ध्यान रखें। द डे टू पे द बिल इज ओवर, ओवर मतलब यहाँ पर ओवर हो जाना यानी समाप्त हो जाना, यानी समय सीमा टाइम लिमिट जो दी गई है वो समाप्त हो जाना। बिल पे करने की जो डेट है वो ओवर हो चुकी है यानी खत्म हो चुकी है। द एडमिशन डेट इज ओवर, एडमिशन लेने की डेट भी ओवर हो चुकी है यानी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर ओवर का मतलब है खत्म होना या समाप्त होना, टाइम लिमिट समाप्त हो जाना। डोंट बी ओवरवेट, यानी ओवरवेट माने ज्यादा बोझ वाले, यानी अपने शरीर का वेट ज्यादा मत बढ़ाओ। ओवर ईटिंग इज बैड फॉर हेल्थ, अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ओवर ईटिंग का मतलब ज्यादा खाना, ओवर वेट का मतलब ज्यादा वेट करना, ओवर रनिंग ज्यादा दौड़ना, ठीक है। ओवर स्लीपिंग जरूर से ज्यादा सोना। तो अगर हम ओवर पहले लगा के इस प्रकार से यूज करते हैं किसी नाउन के साथ, तो हमारा मीनिंग अधिक में होता है। जैसे ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पानी का ज्यादा पीना, और वेट जरूर से ज्यादा वजन, ये ओवर लाफिंग, ओ जरूर से ज्यादा हंसना। तो नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन डियर स्टूडेंट्स अबव है। अबव का मतलब होता है से ऊपर, जब एक चीज दूसरी से रैंक के हिसाब में ऊपर होगी तब हम अबव का यूज करेंगे, यानी रैंक या डिग्री के हिसाब से कोई चीज एक चीज से ऊपर हो तब हम अबव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लिए, द वाटर लेवल इन द रिवर इज अबाउट डेंजर मार्क। अबव देखिए लेवल है, जब लेवल बढ़ेगा या रैंक या डिग्री बढ़ेगी तब हम अबव यूज करेंगे। द वाटर लेवल इन द रिवर इज अबव, से ऊपर है। नदी में पानी का लेवल जो है डेंजर, खतरे के निशान से ऊपर है। देखिए अबाउट डेंजर मार्क, डेंजर मार्क से ऊपर, के ऊपर नहीं से ऊपर। सी हैज गोट मार्क्स अबाउट 95% इन फाइनल, अबाउट 95% इन फाइनल एग्जाम, उसने फाइनल एग्जाम में 95% से ज्यादा, से अधिक,
से ऊपर मार्क्स प्राप्त करे हैं। ओनली रीटा इज अबव मी इन दी ऑफिस। तो यहां पर देखिए केवल रीटा ही इस ऑफिस में मुझसे ऊपर है, यानी रैंक में रीटा रैंक और पोस्ट में ऊपर है, या वो सीनियर ऑफिसर है। ओनली रीटा इज अबव मी, यानी रीटा ही मेरे से ऊपर है, यानी किसी पोस्ट में किसी ओहदे में रीटा ऊपर है। द क्लॉक वॉल इज हैंगिंग अबव द कैलेंडर। दीवार घड़ी कैलेंडर से ऊपर टंगी है, कैलेंडर के ऊपर नहीं बोलना हमने, कैलेंडर के ऊपर का मतलब होगा कैलेंडर के ऊपर ही टंगी है, कैलेंडर को कवर कर रही है, लेकिन कैलेंडर से ऊपर यानी दीवार में जो कैलेंडर टंगने की जगह है उससे थोड़ा ऊपर टंगी हुई है, इसलिए हम अबव का यूज करेंगे, से ऊपर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है बिलो। बिलो का मतलब होता है से नीचे, के नीचे नहीं, से नीचे। ये जब एक चीज दूसरी से रैंक या लेवल में नीचे हो, यानी रैंक या लेवल में नीचे होगी एक चीज दूसरे से, तब हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। द वाटर इज बिलो द डेंजर मार्क इन द रिवर। पानी नदी में खतरे के निशान से नीचे है, के नीचे नहीं, से नीचे है। He always gets below 70% इन फाइनल एग्जाम। वह हमेशा ही फाइनल एग्जाम में 70% से नीचे अंक प्राप्त करता है, यानी 70% से नीचे। देखिए से नीचे मतलब वही आ रहा है, से नीचे, के नीचे नहीं। दे ऑल आर बिलो मी इन द ऑफिस। वे सभी ऑफिस में मुझसे नीचे हैं। यहाँ पे मुझसे नीचे कहने का मतलब वो रैंक या लेवल में या किसी पोस्ट में नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है। द पेंटिंग इज हैंगिंग बिलो दी वॉल क्लॉक। अब यहां पर देखिए पेंटिंग वॉल क्लॉक से नीचे टंगी है, यानी वो लेवल में जहां पे वो टंगी है उस स्थान से छोड़कर नीचे की ओर टंगी हुई है, इसलिए बिलो लगाया। द टेम्परेचर हैज गॉन बिलो 20 डिग्री टुडे। अब टेम्परेचर आज 20 डिग्री नीचे चला गया है, यानी 20 डिग्री से नीचे जाए, यहां भी रैंक और लेवल है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो। प्रीपोजिशन के ये इस प्रकार की वीडियो का पार्ट 1 वीडियो है। आगे भी वीडियो जारी होते मैं बनाता रहूंगा आपके लिए। तो अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। तो आप इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिएगा, मैं आपके लिए धन्यवाद दूंगा। अगर आपको लगता है कुछ तो आप अपने कमेंट में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।